दोस्तों, अपने देश के सबसे मीठे खरबूजे के लिए जाने जाने वाला तुर्कमेनिस्तान आज भले ही बेहाल हो गया हो, लेकिन बीती कई शताब्दियों में तुर्कमेनिस्तान ने काफी सारा बुरा समय देखा है। आलू और टमाटर के जैसे बम और बंदूकों की दुकानें लगाने वाला तुर्कमेनिस्तान अब सीधे रास्ते पर चल पड़ा है। कई लोग तो इन सबको तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले नक्सलियों की एक नई चाल बता रहे हैं। असल में तुर्कमेनिस्तान का नाम फारसी से आया है, जिसका अर्थ है तुर्कों की भूमि। तुर्कमेनिस्तान को तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को तुर्कों की भूमि कहा जरूर जाता है, लेकिन आज के समय वहाँ तुर्क बिल्कुल ना के बराबर है। तुर्कमेनिस्तान पर सबसे ज्यादा शासन सेल्जुकों का रहा है। बता दें, सेल्जुक तुर्क खानाबदोश घुड़सवार थे, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया और अब्बासिद खलीफा को मान्यता दी और फिर धोखे से अब्बासियों से सत्ता छीन ली और फिर उनकी संस्कृति को अपना लिया और मध्य एशिया और मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने तुर्कमेनिस्तान से की थी। दरअसल 11वीं शताब्दी में सेल्जुक समुदाय के लोग अमू दरिया डेल्टा से लेकर ईरान, इराक, सीरिया और एशिया माइनर तक फैले हुए थे। 1040 में सेल्जुकों ने उत्तर से औकास को पार किया और गजनी के सुल्तान मसूद को हराकर कैरमान सेल्जुक के पोते तोरगुल बेग को ईरान के सिंहासन पर बैठाया। उस समय ईरान तुर्कमेनिस्तान का ही हिस्सा था। उसी समय सेल्जुक साम्राज्य की स्थापना की गई। सेल्जुकों ने करीब एक शताब्दी तक उस जगह पर राज किया, लेकिन ये शासन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान उस समय एक बंजर जमीन था। ये उस समय एक ऐसी जगह थी जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इंसान थे भी तो बहुत कम। दोस्तों, बता दें कि भारत की तरफ रुख करने वाला हर शासक तुर्कमेनिस्तान के रास्ते से ही भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता था। इसलिए जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो वो भी इसी रास्ते से होते हुए आए थे, लेकिन पहले उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में पनाह ली। उस समय वहाँ सेल्जुक ज्यादा नहीं थे। मंगोलों ने सेल्जुकों से वहाँ पर युद्ध किया और उनका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया और कुछ लोग जो बचे वो आदिवासी कबीले में बट गए और तुर्कमेनिस्तान के बचे कुछ आम लोगों में शामिल हो गए और कुछ समय उन्होंने वहीं बिताया। कुछ समय तक वो वहीं तुर्कमेनिस्तान में रहे और दोबारा फिर तुर्कमेनिस्तान पर कुछ और मंगोल योद्धाओं ने हमला किया। ये हमला ऐसा था कि पूरे तुर्कमेनिस्तान में उस समय ना तो कोई कबीला बचा और ना ही कोई आदमी। सारे आदमियों को मारकर उनकी बीवियों और लड़कियों को रखैल बनाकर रखा गया। मंगोलों ने पूरे तुर्कमेनिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद 1221 में मंगोल योद्धाओं ने पूर्वी एशिया से मध्य एशिया में प्रवेश किया। इस समय कुछ मंगोल सैनिकों को तुर्कमेनिस्तान में ही छोड़ दिया गया ताकि वो तुर्कमेनिस्तान की लड़कियों के साथ मिलकर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर वहां राज कर सकें। कुछ समय तक तो मंगोलों ने अपना साम्राज्य वहां बनाया और राज भी किया। तब वहां के लोग वहीं पर खेती करते, जानवरों के भरोसे रहते और सारा दिन भर हथियार बनाते, जो हथियार बाद में कुछ शासक खरीदते थे और बदले में उन्हें सोना दिया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक ये वो समय था जब तुर्कमेनिस्तान में लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी थी और कई शताब्दियों तक यहाँ पर लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहे। बीच बीच में कई तरह के हमले भी इस देश पर हुए, लेकिन इन हमलों से उन्हें कैसे बचना है ये बखूबी उन्हें पता था। लेकिन इन सुल्तानों के पतन के बाद करीब 16वीं शताब्दी में फिर से एक बार तुर्कमेनिस्तान सुर्खियों में आया, क्योंकि यूएसएसआर की नजर तुर्कमेनिस्तान पर पड़ी। लेकिन उस समय यूएसएसआर की नजर और भी कई जगह थी, इसलिए उसने तुर्कमेनिस्तान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद तुर्कमेनिस्तान पर रूसियों ने हमला किया। 1873 में रूसियों ने खीवा पर कब्जा कर लिया। 1881 में उन्होंने पश्चिमी तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया और 1884 में उन्होंने मर्व, ओआसिस पर और पूर्वी तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस समय तुर्कमेनिस्तान में आंतरिक काफी सारे मसले चल रहे थे, जिनका कारण वहीं के कुछ नेता थे। इसी समय के दौरान तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र फारसी शाह, खीफा खान और बुखारा अमीर के बीच विवाद का विषय था। आसान भाषा में कहें तो ये तीनों ही निहायती औरतों के भूखे थे और लड़कियां इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इन तीनों की आपस में लड़ाई का सबसे बड़ा असर इस चीज पर पड़ा कि तुर्कमेन राष्ट्र 3 राज्यों में विभाजित हो गया, ईरान, खीवा और बुखारा। उस समय के नेता कहे जाने वाले ईरानी शाह नादिर के पास तुर्कमेनिस्तान का अधिकांश क्षेत्र था। नादिर और फारसी शाह ने वहाँ पर आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दे दिया था। जिस तुर्कमेनिस्तान में लोहे के हथियार बनते थे, अब वहाँ पर गोला बारूद और बंदूकें मिलने लगी थी। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सरकार नहीं थी, सरकार भी थी, लेकिन वो सिर्फ नाम की ही सरकार थी। लेकिन समय बदला और फिर तुर्कमेनिस्तान पर यूएसएसआर ने अपना अधिकार जमा लिया। उस समय यूएसएसआर के नाम का सिक्का चलता था। 1925 से 1991 तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था। 27 अक्टूबर 1991 को तुर्कमेनिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर से वहां पर सरकार बनी और लोगों पर फिर से एक नया आतंक शुरू हुआ।
आइए दोस्तों अब वापस अपने कंटेंट की तरफ लौटते हैं। दोस्तों बता दें तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक तुर्किक देश है। ये ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और मजे की बात तो ये है कि शुरुआत में इन सारे देशों में आतंकवाद का गढ़ था और कुछ देशों में तो अभी भी यही हाल है, जिसकी वजह से एशिया के अन्य देशों ने तुर्कमेनिस्तान और उसकी सीमाओं से जुड़े हुए देशों के लिए पर्यटन विभाग के लिए वीजा देना बंद कर दिया था, जिससे यहाँ की जीडीपी में लगातार काफी गिरावट देखी गई। तुर्कमेनिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या तुर्की है और बाकी बचे आधे लोग मंगोल हैं। और सिकंदर के परिवार के भी यहाँ कुछ लोग हैं, क्योंकि सिकंदर ने भी भारत में प्रवेश करने से पहले तुर्कमेनिस्तान में मारकाट मचाई थी और अपने परिवार का कुछ अंश यहाँ छोड़ा था। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर ने तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन मंगोलों ने यहाँ पर कई शताब्दियों तक अपना परिवार बसाया था, इसलिए आज भी मंगोलों का परिवार यहीं जीवन यापन कर रहा है। 19वीं सदी के आखिरी में नक्सलवाद यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और इस चीज का प्रभाव यहाँ के हर क्षेत्र में दिखाई दिया। जो लोग कमाने के लिए छोटे मोटे धंधे करते थे उन्हें वो बंद करने पड़े। अब घर चलाने के लिए औरतों और लड़कियों ने प्रोस्टिट्यूशन का धंधा अपना लिया था। दोस्तों वैसे तो तुर्कमेनिस्तान में वेश्यावृत्ति अवैध है, लेकिन अवैध होने के बाद भी ये बात वहाँ पर आम है। जैसे अपने भारत में वेश्यावृत्ति को सरकार अवैध बताती है, लेकिन मुंबई के कमाठीपुरा, कोलकाता के सोनागाछी और दिल्ली के जीबी रोड में लाखों की संख्या में वेश्यावृत्ति हो रही है। इससे भी बुरे हाल तुर्कमेनिस्तान के हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद तुर्कमेनिस्तान में वेश्यावृत्ति और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो तो इस देश को कोई इतना जानता नहीं है, जिस वजह से इस देश का वेश्यावृत्ति में कोई नाम नहीं लेता। नहीं तो यहाँ जिस्म फिरोशी का धंधा जितना फल फूल रहा है, इस मामले में उतनी प्रोग्रेस शायद ही दुनिया का कोई दूसरा देश कर रहा होगा। दोस्तों यहाँ गरीबी इतना बड़ा कारण बन चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ महिलाएं वेश्यावृत्ति की ओर रुख करती ही चली जा रही हैं। दोस्तों यहाँ ये काम इस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार तो दुनिया भर की कई एजेंसीज द्वारा यहाँ कई लड़कियां पकड़ी जाती हैं जो तुर्कमेनिस्तान लाई जाती हैं। ये लड़कियां भारत, नेपाल और श्रीलंका समेत कई गरीब देशों से यहाँ लाई जाती हैं, जिन्हें देह व्यापार के लिए यहाँ लाया जाता है। इन्हें नशे की लत लगाकर फिर इन्हें बार पब में रात के लिए बेचा जाता है। इस देश के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि ये देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है और प्रकृति भी इस देश से कुछ नाराज ही रहती है। दरअसल यहाँ पर कई तरह की जहरीली गैसें वायुमंडल में एक्टिव रहती हैं। उसका कारण ये है कि तुर्कमेनिस्तान में नरक का दरवाजा भी मौजूद है, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। ये नरक का दरवाजा एक विशाल गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा है। यह गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह विशाल गड्ढा सन 1960 के दशक में बना था, लेकिन सन 1980 के दशक में ही इसमें आग लग गई थी। यहाँ से आज भी कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की फसलें हर बार खराब हो जाती हैं। तुर्कमेनिस्तान में वर्षा की भी कमी है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति की भी कमी रहती है। इस देश के 80% क्षेत्रफल पर काराकुम रेगिस्तान फैला हुआ है और अधिकांश भागों में शुष्क मरुस्थलीय कंटीली झाड़ियां मिलती हैं। अब जिस देश के हालात ऐसे होंगे वहाँ रोजगार होगा या नहीं, आप खुद ही सोचिए। तुर्कमेनिस्तान में मुख्य रोजगार इस समय पशुपालन ही है। हालांकि कई देशों ने मिलकर तुर्कमेनिस्तान को सपोर्ट करने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से अब ये जगह पर्यटकों के लिए खुल चुकी है। लेकिन यहाँ कौन जाना चाहेगा जहाँ लूटपाट, चोरी और पॉकेटमारी एक आम बात हो। वैसे इस देश के नियम कानून भी कुछ अजीबोगरीब ही हैं और यहाँ के नियमों का पालन ना करने पर आपको दंड का सामना भी करना पड़ सकता है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, कुछ इस तरह के हालात हैं आज तुर्कमेनिस्तान के। बता दें तुर्कमेनिस्तान में प्रवेश करने के लिए आपको वीजा और निमंत्रण पत्र की आवश्यकता होगी। कई यूट्यूबर्स यहाँ पर अपने व्लॉग सेटअप के लिए आते हैं और यहाँ पर कई कई दिनों तक रहते हैं। कई लोग इस देश की तुलना नॉर्थ कोरिया से भी करते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरह यहाँ भी कुछ अजीबोगरीब नियम और कानून हैं। इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी यहाँ पर लड़कों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का है तो वही सिर्फ दाढ़ी रख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगस्त के महीने के दूसरे रविवार को खरबूजा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि उनके यहाँ का खरबूजा इतना मीठा होता है, तो इस मिठास के लिए साल में एक छुट्टी तो बनती है ना। बता दे दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबत है, जहाँ अगर कोई काली गाड़ी लेकर घूमता मिलता है या उसकी गाड़ी गंदी दिखती है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये भी यहाँ एक नियम है। इसके अलावा ये जो स्टैचू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
ये पूरे सोने से बना हुआ है। ये वहाँ के तानाशाह सपर मुराद नियाज़ोव का स्टैचू है, जो अब तो इस देश में जिंदा नहीं है, लेकिन उनके कानून जो कि बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हैं, वो इस देश में अभी भी जिंदा हैं। उन्हीं में से एक अजीबोगरीब कानून है कुत्ते से चिढ़ना। ये कुत्ते से इतना ज्यादा चिढ़ते थे कि इन्होंने अपने देश के सारे कुत्तों को दूसरे देशों की सीमा पर छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये है तुर्कमेनिस्तान पर हमारी आज की पेशकश। आपको इस देश के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। धन्यवाद।